नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आज की अपनी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि लास्ट जितने भी लेक्चर्स आपको पढ़ाए गए हैं आपने वो सारे देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें देख लीजिए। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसमें हम चित्रकला, जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चित्रकला पार्ट 1 है ये। ऐसे भी 1-2 पार्ट और आएंगे, यानी कि टोटल 3 पार्ट्स में हम चित्रकला को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो इसे स्किप नहीं करना है। अभी तक जितना भी पढ़ा है, अगर उसको पढ़ चुके हैं तब आप इसको पढ़ेंगे तो शायद बेहतर समझ पाएंगे। समझ ऐसे भी पाएंगे लेकिन आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि आर्किटेक्चर अलग नहीं है, मूर्तिकला अलग नहीं है, चित्रकला अलग नहीं है। वो पूरा जो दौर चलेगा, जो पूरा एक टाइम पीरियड होगा, उसमें आप समझ पाएंगे कैसे कैसे डायनेस्टीज वाइज आपकी चीज़ों में विकास जो है देखा गया है। वैसे ही आर्किटेक्चर में जो विकास देखा गया, चित्रकला में भी वो विकास देखने को मिलेगा आपको समय परिवर्तन के साथ साथ। तो वो जो टाइम पीरियड है वो लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से सब चीज़ों को बताया गया है। तो अगर आपने नोट्स बना लिए तो रिवाइज कर लीजिए और इसको फिर देखते हैं। फिलहाल बात करें आज के अपने टॉपिक की, तो हम चित्रकला को पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर और देखेंगे किन किन चीज़ों में मुगलों को देखेंगे इत्यादि। जो भी इसके अंतर्गत पार्ट 1 में आएगा उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इन पिक्चर्स के साथ समझ पा रहे होंगे आगे का लेक्चर किस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो बैच 5 है वो स्टार्ट हो चुका है 11 मई से। शाम को 6 बजे इसकी लाइव क्लासेस हो रही हैं। और अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो अभी भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि एडमिशन की लास्ट डेट आपकी 20 यानी कि 20 मई तक आपके एडमिशन्स चल रहे हैं। नहीं लिया है तो जाके ले लीजिए। आप मेरा कोड यदि इस्तेमाल करते हैं फीस देते समय SV लाइव, तो आपको ये कोर्स मात्र 18,999 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब ठीक है। अगर आप बाकी देखें तो चीज़ें कैसे, इसमें हस्तलिखित नोट्स हो गए, PDF इत्यादि सब कुछ मिलेगा आपको, सही गाइडेंस मिलेगा, मेंटोरशिप, हर चीज़ मिलेगा इसमें। तो आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं सही मार्गदर्शन के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, जो लोग आज नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए कि मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब पे फॉलो करके आप कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं वहाँ पर भी। विशेषता आप यहाँ पर मुझे टेलीग्राम चैनल मेरा शिल्पी वर्मा 22, इस पर मेरे जितने भी अभी तक पढ़ाए गए लेक्चर्स हैं उनके PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। यहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे अपनी क्वेरीज को वहाँ क्वेश्चन रेज करते हैं, उनके आंसर होते हैं तो देती हूँ मैं वहाँ पर, और दूसरा वो आपस में भी डिस्कशन करते हैं। तो एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन हो सकता है यहाँ पर। बात करें आज की अपनी चित्रकला की, तो पहले बिगिनिंग समझते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ के वर्तमान को समझने के लिए उसका इतिहास जानना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। और हम जब यूपीएससी की बात करें तो ये तो बहुत ज़रूरी ही है। तो चित्रकला का जो इतिहास है बहुत पुराना रहा है। आप देखेंगे कि कैसे प्राचीन समय में गुफाओं के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल में, हड़प्पाकालीन सभ्यता में अगर आप दूर तक जाएंगे तो वहां देखेंगे कैसे गुफाओं के अंतर्गत उन्होंने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके उस समय की परिस्थितियों को, समकालीन जो है परिस्थितियों को दर्शाने का प्रयास किया। क्या जीवन स्तर था, किन चीजों से वो वाकिफ थे, उन सब चीजों को वहां पर दर्शाया है। तो जो चित्रकला है वो कलात्मक अभिव्यक्ति की एक आवश्यक माध्यम समझी जाती है। देखिए यहाँ पर किसी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए अभिव्यक्ति मूक होती है, लेकिन वो मूक शब्दों के थ्रू होती है, जबकि उसमें किसी भाषा या लिपि की जरूरत नहीं होती है। जो चित्रकारी की जाती है वो अपने आप में कहानी को जो है दृश्य कर रही होती है, अपनी कहानी को एक बता रही होती है। तो वहां पर शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। चित्रकला की जो परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है उसमें निरंतर विकास और विविधता और सौंदर्यात्मकता देखने को मिली। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए जिस समय पे ये बनना शुरू, प्रागैतिहासिक काल में या प्राचीन काल की अगर हम बात करें, उस समय में ये बनना शुरू मतलब चित्रकारी करना शुरू किया गया। तो आप देखेंगे उसमें कि कैसे उस समय पे उतनी उसमें जो सुदौड़ बोलते हैं कि इतना परफेक्ट अगर हम उसको बोले तो नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, विकास होता गया चीज़ों में, चित्रकारी में डायमेंशंस बढ़ते चले गए। जैसे लोग व्यापार करने विदेशी बाहर से आए तो उनका प्रभाव दिखाई देने लगा। पहले प्राचीन समय में उतना नहीं था, फिर धीरे धीरे जैसे विकास बढ़ा, नए नए डायमेंशंस खुलते चले गए, नई नई कलाओं को जो है अपने आत्मसात करने का प्रयास किया, अलग अलग कल्चर को आत्मसात करने का प्रयास किया, तो वो आपकी चित्रकला में भी दिखता है। ठीक है, डायमेंशंस काफ़ी सारे हो गए, सिर्फ ना केवल प्रकृति के चित्रों को बल्कि धर्म से रिलेटेड भी चित्र मिलने लगे, किसी शासक का चित्र मिलने लगा, ऐसे बहुत से डायमेंशंस खुलने लगे।
प्रागैतिहासिक काल में सौंदर्य परक अति संवेदनशीलता और सृजनात्मकता प्रेरणा को संतुष्ट करने के लिए शैलों पर चित्र बनाए गए। तो उस समय में देखेंगे किस प्रकार से कितना खूबसूरत तरीके से बहुत ही अति संवेदनशील मतलब किस तरह से कनेक्ट करके खुद के साथ, ताकि अपनी छाया को उसमें जो है कहते हैं कि अपना दर्पण एक तरीके से उकेरने की कोशिश की चित्रकला के थ्रू। तो इस तरह का प्रागैतिहासिक काल में भी हम पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। उदाहरण के तौर पर भीमबेटका गुफा। ठीक है, आदिम काल से जब लिपि, चिन्हों और जैसे मैंने बताया उसमें भाषा, लिपि इत्यादि का विकास नहीं था, जब हुआ भी तो हम उसे पढ़ नहीं सके, तो चित्रकला के संकेतों के माध्यम से ही उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना शुरू किया। ठीक है, अब गुफाओं के अंदर तब पहले ऐसा कोई पेपर या पेन या कोई कलम या कोई इस तरह से ब्रशेज और ये सब नहीं कलर होते थे, तो प्राकृतिक रंगों से या वो खाद्यान्नों से जो है कलर बनाया करते थे, फलों से कलर बनाया करते थे। तो इस तरह से गुफाओं के अंदर शैल चित्र मिलते हैं। शैल चित्र मिलते हैं, वही आरंभिक चित्रकला के प्रमाण है, जैसे कि भीमबेटका की गुफा। और पूरे विश्व में सबसे पुरानी गुफा की जो चित्रकला है वो भीमबेटका के ही माने जाते हैं। 30,000 लगभग उससे भी पुराने ये चित्र माने गए और आज भी वो वहां पर देखने को मिलते हैं। वास्तविक चित्रकला का आरंभ गुप्त काल से लेकिन देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए भीमबेटका के अंतर्गत किस तरह से चित्रों को बनाया गया है। अभी इसको डिटेल में समझेंगे, कैसे उन्होंने दिनचर्या में या जीवन की जो प्रक्रिया है उनको वहां पर दर्शाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, अब विशेषताएं भारतीय चित्रकला की क्या क्वालिटीज होती हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा जो भारतीय चित्रकला को वहां की विदेशी चित्रकलाओं से भिन्न करती होगी। तो जैसे पहले प्राचीन समय में पॉइंट 1 यहाँ पर देखिए, प्राचीन समय में क्या होता था, धर्म से प्रेरित होकर जैसे शिव की जो है आप देखेंगे ज्यादातर मूर्ति वहां पर देखने को, चित्रकारी करने को देखने को मिली है। वर्तमान में भी है लेकिन अभी उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। तो लेकिन देखेंगे कि कैसे धर्म से प्रेरित होकर उस समय पे जो है चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, या फिर और जब पुराना थोड़ा हम पीछे जाते हैं तो उसमें कई धर्मों के जो है ईश्वर ये कह सकते हैं, उनसे प्रेरित होकर इनको बनाया जाता था चित्रों को। फिर अधिक काल्पनिकता का प्रयोग किया गया, काफी कल्पनाशील यहाँ पर देखेंगे चित्रकारी का प्रयोग किया, काफी कल्पना रूप से उनको उकेरने का प्रयोग किया है। बात करें प्रतीकात्मकता का तो उन्होंने देखेंगे यहाँ पर कि कैसे प्रतीकों का सहयोग लेकर चित्रकारी को बिना शब्दों के द्वारा जैसे है उकेरा गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि हम कह देते हैं, जैसे अगर हम साहित्य में देखें तो कमल रूपी चरण कह देते हैं, मृग रूपी नयन कह देते हैं। तो कैसे प्रतीकों का प्रयोग करके उन्होंने वहां पर दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे जैसे कि अब प्रतीक के रूप में इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे कि जैसे श्री कृष्ण है तो उनका मोर पंखी से हम क्या इंडिकेट कर देते हैं, श्री कृष्ण। तो ये प्रतीक के रूप में मतलब श्री कृष्ण को मोर पंखी के रूप में दर्शाने का प्रतीक के रूप में वहां पर प्रयोग किया गया है चित्रकला में। वहीं आप देखते हैं जैसे शिव की बात करें तो वैसे ही नाग याद आ जाता है, तो कैसे उनका प्रतीकात्मक रूप में उसका प्रयोग किया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण है, यहाँ पर किसी एक उसकी बात नहीं की जा रही है। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण इन्होंने दिखाया, तो प्राकृतिक दृश्यों की बात की गई है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए। मतलब उस समय उनको भी समझ आ रहा था, अगर हम प्राचीन समय पे बात करें उनको भी समझ आ रहा था कि प्रकृति का क्या महत्व है, अपना पर्यावरण का क्या महत्व है। तो पीपल, बरगद इन इत्यादि चीजों के जो है पेड़ मिले, बेर के पेड़ मिले हैं, जानवरों के पेड़ जो है वो दृश्य चित्र मिले हैं। वही ईश्वर के साथ उन्होंने उसके लिंक करके दर्शाया है, उसकी महत्वता को समझाया है। बैल के चित्र मिले, प्राचीन समय की बात करें। और वर्तमान में भी जैसे जैसे शासक आए फिर उन्होंने अपनी चित्रकारी को बनवाना शुरू किया, तो कुछ प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने प्रकृति का बहुत ज्यादा वर्णन किया है चित्रों के माध्यम से। मुद्राओं की अभिव्यक्ति, भाव भंगिमा, किसी भी चित्रकला की भाव भंगिमा अपने आप में मूक होके भी बहुत कुछ बयां करती है। जैसे कि आप देखेंगे कि आप जब चित्र में देखते हैं तो कैसे जज कर लेते हैं कि अच्छा ये एक भिक्षुक है, वो भिक्षा मांग रहा है, ये एक राजकुमारी है। क्यों? क्योंकि उसकी भाव भंगिमाओं को, उसके वस्त्रों को, उसकी शारीरिक बनावट को इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो समझ आ सके कि भाई इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे की किस कहानी को गढ़ा गया है। तो इस तरह की चित्रकारी जो है सबसे स्पष्ट होती है, जहां पर चित्र को ही देख के समझा जा सके इसको पीछे की बनाने के पीछे चित्रकार की जो है मंशा क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था। चित्रों पर नामांकन नहीं, प्राचीन समय पे ऐसा होता था कि किसी भी चित्र के नीचे जल्दी नाम नहीं मिला करता था। जैसे राइटर जैसे अपना नाम लिख देते, वैसे चित्रकार जो अपना नाम लिख देते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कहीं कहीं अब ये देखने को मिलने लगा है। प्रागैतिहासिक में लेके चलते प्राचीन समय की बात करते हैं। चलिए पहले देखिए, अभी मैं बोलूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, उससे ज्यादा मैटर करता है कि मैं पहले क्या थी, मेरा जन्म हुआ उसके बाद की मेरी क्या प्रक्रिया थी, क्या स्कूलिंग थी, कैसा रहन सहन था, कैसी अपब्रिंगिंग थी, वही तो आज झलकेगी ना मेरे प्रेजेंट में। तो हमें पहले प्राचीन समय की बात जाननी है, क्योंकि इतिहास
वर्तमान को कभी कभी सुधारने में भी मदद करता है, ठीक है, और हमें गाइड करने में भी मदद करता है। तो भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य हमें पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल से मिलते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये चित्रकला चट्टानों पर की गई, तब ऐसा कोई माध्यम नहीं था, और शैल उत्कीर्ण को पेट्रोगायल कहा जाता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद इस चित्रकला को मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा में देखा अभी हमने। यहाँ पर ज्यादातर मनुष्य और पशु पक्षियों के चित्र देखने को मिले हैं। इस काल में क्या होता है भाई, और क्या होगा, अब आप आज के समय पे चित्रकारी देखेंगे तो उसमें आपको लैपटॉप भी मिलेगा, उसमें आपको फॉर एग्जांपल कैमरा भी मिलेगा जिससे हम लोग रूबरू हो रहे हैं, इंस्टाग्राम भी मिलेगा, उसमें आपको फेसबुक भी मिलेगा, उसमें आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी मिलेगी चित्रकारी की। अगर हम वर्तमान में चित्रकला की बात करें तो प्राचीन समय पे हम देखिए चित्रकला क्या हो गया, साहित्य क्या हो गया, ये हमारे समाज का दर्पण होते हैं। तो जिन चीजों से हम घिरे होंगे ना, उन्हीं को तो हम प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, जिन चीजों से हम रूबरू होंगे। अब मैं बिल्कुल अतरंगी चीज से रूबरू होंगी तो मैं वो प्रयास करूंगी बनाने का, बताने का प्रयास करूं, पर अब मैं मान लीजिए इस पेन से मैं रूबरू ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी इससे मतलब टच में नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ ये क्या है, तो मैं इसको नहीं बना सकती, ठीक है। इस बात को मैं जानती हूँ इसीलिए तो मैं इसको बना रही हूँ ना। तो उस समय की जो समकालीन परिस्थितियां थी, समकालीन जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, आसपास जो भी चीजें थी, उन प्रोडक्ट्स को बनाने का प्रयास किया। उन जैसे कि जानवर हो गए, मनुष्य हो गया, प्रकृति चित्रण हो गया, पशु पक्षी हो गए, उन्हीं को वहां पर दर्शाया गया है चित्र में। उस समय की यही चीजें थी तो उनको वहां पर बनाया गया है। इसके बाद आखेट के चित्र, ये युद्ध के चित्र, मतलब युद्ध करते हुए चित्र बनाए गए हैं, युद्ध के चित्र भी बनाए गए हैं, नृत्य, युद्ध की गतिविधियां, शिकार, आखेट मतलब ये शिकार करते वक्त के जो चित्र हैं, भाला फेंकते हुए जानवर को मारते उस तरह से चित्र बनाए गए हैं। ये सब आपको भीमबेटका की गुफा में मिलेगा। प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के नमूने पंचमढ़ी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, जलगांव महाराष्ट्र, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और शाहवाद बिहार से प्राप्त होते हैं। तो उदाहरण याद रखिएगा, ये पीटी में पूछ लेते हैं। इसको 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आइए इनको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर, ताकि मेंस आंसर राइटिंग में आपको मदद करेगा लिखने में। जैसे इस काल के जो गुफाएं हैं उसमें दीवारों पर क्वार्टर्स पत्थरों से निर्मित थी, ठीक है। रंगों के लिए ये खनिजों का मैंने बताया, खनिजों का प्रयोग करते थे, जैसे लाल, हरे, सफेद रंग का प्रयोग करते थे। उस वक्त उस तरह से कुछ खास रंग नहीं होते थे, लेकिन सोचिए उस टाइम के रंगों का जो प्रयोग किया गया वो आज भी आपको भीमबेटका की गुफा के उदाहरण के तौर पर देखने को मिलता है। तो समझिए, सोचिए जरा आज के रंगों की एक उस स्थिति को समझिए उस समय में, जब हम इमेजिन ही करना एक जीवन को मतलब बड़ा मुश्किल है, उस समय पे इस तरह से चीजों का प्रयोग हो रहा है। इस काल में विशाल जानवरों का चित्रण देखने को मिलता है। भाई उस समय पे मार के शिकार कर रहे थे, बड़े बड़े जानवर उनके आसपास से, उन्हीं को खा पी के अपना जीवन यापन कर रहे थे। सोचिए उस समय में विशाल जानवरों को, क्योंकि उन्होंने जो देखा वही उन्होंने बनाया, जिसको वो जानते हैं वही उसको बनाएंगे, ठीक है। आखेटकों के लिए लाल रंग, मतलब ये आप देखो शिकार करने के लिए ब्लड से, मेरे ख्याल से इस तरह से उन्होंने सोचा होगा कि लाल रंग को इंगित किया। नर्तकियों के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता था, तो ये याद रखिएगा। नर्तकियों के लिए जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हड़प्पा वगैरह में तो आपको कांसे की मूर्ति भी मिली है नर्तकी की, तो ये ध्यान रखना है। मध्यपाषाण काल में इसमें मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया गया। तो किस काल में किस रंग का प्रयोग किया गया, पीटी में जैसे ज्यादातर होता था, पीसीएस में भी ऐसे प्रश्न पूछते, तो ध्यान रखना है। पहले की तुलना में चित्रों का आकार छोटा होता गया, जैसे पहले उसमें जो पहले वाले पाषाण काल में आपने देखा उसमें बड़े बड़े जानवरों का चित्र मिलता था, लेकिन यहाँ पर तुलनात्मक रूप से छोटा होता गया। अब उसको इतना विशाल नहीं बनाया गया, होते होंगे लेकिन उसको दर्शाने के लिए उतना नहीं विशाल बनाया गया। समूह में शिकार करने के दृश्य चित्रित किए गए हैं। ग्रुपिज्म में अब देखा गया है कि युद्ध करते वक्त या शिकार करते वक्त अब सिंगल एकल जो नहीं आंखें तक नहीं दिखाए गए हैं। ताम्रपाषाण काल, इसमें हरे और पीले रंग का विशेषता प्रयोग किया गया है। युद्ध दृश्यों के चित्रण में वृद्धि देखी गई है। भाई अब जैसे जैसे समय बढ़ा, युद्ध दृश्यों में ऐसा क्यों, समझिए जरा। अब जैसे जैसे समय बढ़ा, मांग बढ़ने लगी, लोगों को जरूरतें समझ आने लगी, अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए कंपटीशन होने लगा, तो अब युद्ध भी उस हिसाब से होने लगे। भाई युद्ध कहाँ होगा, जहां पर चीज कम होगी, कंपटीशन ज्यादा होगा, तो फिर लोग ज्यादा बढ़ने लगे। फिर उन्होंने अपने मतलब अपनी जगह स्थापित करने के लिए, अपना लैंड स्थापित करने के लिए, खुद के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए युद्ध दृश्यों को जो है दिखाया गया, क्योंकि उस वक्त युद्ध की परंपराएं बहुत सारी थी। इसके बाद विदेशों का आक्रमण अगर कहा जाए अपने तरीके से, तो वो भी देखा होगा। तो इसलिए जहां पर जैसी चीजें चल रही होंगी समकालीन परिस्थितियां, उनको वहां पर दर्शाया गया है। घोड़े और हाथी की सवारी करते हुए कई चित्र दिखाए गए, तो इस तरह की चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखा करिए, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ये। अब भीमबेटका की गुफा सबसे पुरानी गुफा। अब देखिए ये गुफा कहाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जो है जिले में है, ठीक है।
इसके बाद आप देखेंगे ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, B.S. वांकाकर ने 1957 से 58 में भीमबेटका के चित्रों की खोज की। तो अचानक से कुछ नहीं पता चला कि भाई ऐसा, सोचिए कितनी साल पुरानी होगी, तब जाके 1957-58 में पता चला भाई इसकी खोज की गई, और जो कि 30,000 साल अनुमान लगाए गए उससे भी पुराने हैं। ठीक है, भीमबेटका में 7 पहाड़ियों और 750 गुफाएं शामिल हैं। सोचिए, भीमबेटका का सबसे पुराना गुफा लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। आप इमेजिन करिए, 12,000 वर्ष पुरानी ये गुफा है, और इसके चित्र देखिए जरा, आज भी किस प्रकार से हाथी इत्यादि का चित्र जो दिया गया है किस प्रकार से यहाँ है। तो कितनी बड़ी बात हो जाती है ना अपने आप में ये। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, अधिकांश चित्रों को गुफा की दीवारों पर लाल, सफेद, हरे, पीले रंग से वही खनिज का प्रयोग करके बनाया गया। यहाँ पर देखिए कैसे, ये देखिए ये बता रहे हैं ना, यहाँ पर युद्ध का आर्किटेक्ट चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर ग्रुप में अब युद्ध करना शुरू हो गया था, भाला इत्यादि का चित्रण किया गया। उस समय क्या ये इनका जीवन स्तर था, क्या जीवन में चल रहा था, ऐसे रेखाओं के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया। सोचिए आप, मतलब ये मेरे लिए तो मतलब डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, जब इतने मार्मिक दृश्यों को दर्शाया गया है, मतलब पूरी कहानी बता दी है उन्होंने। हजारों साल पुरानी कहानी को आज भी ऐसे दर्शाया है कि आज भी देख के समझा जा सकता है कि क्या परिस्थितियां रही होंगी। सोचिए उस वक्त किन रंगों का प्रयोग किया था उन्होंने। संगीत हो गया, नृत्य हो गया, शिकार, वहां रहने वाले लोगों की अन्य गतिविधियों से संबंधित दृश्यों का भी चित्रण किया। तो उस समय की जो भी परिस्थितियां थी उनको उन्होंने चित्रों के माध्यम से बनाने का प्रयास किया। वहां बताया उन्होंने इस तरह से कि आने वाली पीढ़ी समझे इसको, कि उन्होंने किन चीजों से जो है वो रूबरू होके निकले हैं, किन चीजों से उन्होंने जो है कि मतलब सामना किया है चीजों का। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। भीमबेटका को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया, सबको पता होना चाहिए। ये मैंने लक्ष्य सीरीज जो पढ़ाई है 2023-24 के लिए, उसमें मैंने बताया था करंट अफेयर्स बेस्ड सारा मैंने यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर आपको डिस्कस किया है। और जो बच्चे अभी पेपर देने जा रहे हैं वो तो इसे जरूर देखें ही देखें। 2023 में जो यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, और 2024 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, मैंने आपको RRR करके, रैपिड रिवीजन करके एक प्रोग्राम चला है हमारा, इसमें आर्ट एंड कल्चर मैंने पढ़ाया है, उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ना केवल 2023 में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, बल्कि 2024-25 जब भी दे रहे हैं, उससे पता चलेगा क्वेश्चंस की प्रकृति कैसी रहती है आर्ट एंड कल्चर में, क्या वैसे भी क्वेश्चन टैकल कैसे करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए ये। इसके बाद आते हैं, अब हड़प्पा कालीन समय में क्या होता था। यहाँ पर देखिए क्या होता था कि जैसे अब उस समय पे ना चित्रकारी को दीवारों पे, इस समय पे नहीं, यहाँ पर बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी। तो ये क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। कैसे ग्रिड प्लानिंग के द्वारा यहाँ पर नगरों को बसाया गया था। सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में जाएंगे तो याद आएगा। तो ऐसे चीजों को कनेक्ट करना है कि उस समय पे आर्किटेक्चर की क्या स्थिति थी, कैसे भवनों को बनाया जाता था, जो है बृहद स्नानागार बनाए गए थे। तो उस समय पर चित्रकला की क्या स्थिति थी, ठीक है, ऐसे समझिए। तो इसमें मिट्टी के खिलौने, मोहरे और बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसको बनाने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, आज भी ये जो प्रमाण मिले हैं, ये साक्ष्य मिले हैं, उनपे ऐसी चीजें बरकरार है। सिंधु घाटी की पुरास्थलों से प्राप्त मृत भांडों, मतलब मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग चढ़ाकर और काले रंगों से चित्रकारी की जाती है। इन चित्रों पर ज्यामितीय आकृतियों का यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। मानव, पशु, पक्षियों, वनस्पति आदि का भी चित्रांकन किया है। तो ऐसे कुछ और भी, मतलब ये ही नहीं, और भी चित्र मिले जिसपे जो प्राकृतिक मानव, पशु, पक्षी, वनस्पति इत्यादि का भी इन्होंने जो है चित्र बनाना शुरू किया गया। वहाँ का आर्किटेक्चर उस समय का बहुत ही विशेष रूप से बहुत ही डिफरेंट था, और वहाँ पर कई सारी चीजें मिली हैं। हड़प्पा कालीन बर्तनों पर पीपल, खजूर, नीम, मछली, मोर, अब जिन चीजों को वो जानते थे उन्होंने वहां पर चित्र को उकेरना शुरू किया। अब मैं बोलूं यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर का चित्र मिला तो बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि उस वक्त उससे रूबरू नहीं थे। तो आज के समय पे अगर मैं कहूँ हेलीकॉप्टर का चित्र मिला है तो समझ आती है ये चीजें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर शिव को सिंहासन पर पद्मासन की मुद्रा में चित्रांकन किया गया है। यहाँ पर देखिए कैसे शिव को यहाँ पर पद्मासन ये बैठे हुए चित्रांकन उनका बनाया गया है, इनके सिक्कों पर जो भी मिला है, मोहरों पर। मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त मोहरों पर नाव का चित्रण भी मिलता है। तो यहाँ पर नाव इत्यादि का चित्रण मिलता है। कहते हैं मछली का भी इन्होंने चित्रण किया। अब मछली है या कोई लिपि है जिसे हम नहीं पढ़ सके, इसे मछली का रूप कह दिया गया है। तो ऐसे सिक्कों पर इस तरह से जानवरों का भी, प्रकृति चित्रण का भी इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया है। ठीक है, तो ये सारे चित्र जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के हैं। अब भित्ति चित्र क्या होता है। भित्ति चित्र में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो दीवारों पर एक चित्रकारी की जाती थी, यानी कि थोड़ा इसको समझेंगे आगे लिखा हुआ, इसको डिटेल में समझने के लिए। तो ये भित्ति चित्रकला कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल से गुफा भित्ति चित्रकला देखने को मिलती है, मतलब गुफाओं में
बड़ी बड़ी गुफाओं में ये जो प्राचीन समय पे देखेंगे आपको भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्राचीन काल की बात करें, जैसे जैसे आप आगे सल्तनत में चले जाएंगे, आगे मध्यकाल में जाएंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा लघु चित्रकला। और लघु चित्रकला क्या होता है, जो कि एल्बम्स या किताबों पर बनाई जाती है, पेज पे बनाई जाती है, जबकि भित्ति चित्र दीवारों, भित्ति मतलब दीवार होता है, तो उस दीवारों पे बनाई जाती है। प्राकृतिक गुफाओं और चट्टानों को काटकर इस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अजंता में जाएंगे, आम्रमलाई की गुफा, रावण छाया गुफा आश्रय हो गया, बाघ की गुफा, एलोरा में, सित्तन मसाल में, कैलाशनाथ मंदिर में भित्ति चित्रकला के अच्छे उदाहरण हैं, जिनको अभी हम आगे कवर करेंगे। इन चित्रों में विषय क्या रहते हैं, तीनों धर्मों से संबंधित है, तो याद रखिएगा भित्ति चित्र में आपको तीनों धर्मों से संबंधित चित्रकारी देखने को मिलती है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म पर इन्होंने फोकस किया था भित्ति चित्र में, बल्कि तीनों धर्मों से संबंधित देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस समय का दौर ही कुछ इस प्रकार से था। ये भित्ति चित्र के कुछ उदाहरण हैं, थोड़े से धुंधले हैं, तो इस तरह से हैं, यहाँ पर बनाया गया था इस प्रकार से। ठीक है, भित्ति चित्र की तकनीक क्या होती है, इसमें क्या होता है, भित्ति चित्रों के बनाने के लिए दीवारों पर चूना प्लास्टर, मान लीजिए कि पेपर है, दीवार है, मान लीजिए, ठीक है, ये वॉल है आपका, इस पे चूना प्लास्टर जो है कहते हैं ना, पुट्टी बोलते हैं जिसको, पतली परत से लेप किया जाता है, उसके ऊपर पानी के रंगों से निर्मित किया जाता है। अगर मेरे पास पेपर है तो मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। मान लीजिए आपका वॉल है ये, ठीक है, दीवार है, और इस पे पुट्टी की गई है, पतली पतली सी परत, एक लेयर चढ़ी है मान लीजिए व्हाइट, और फिर तुरंत गीले गीले कलर रंगों से, वाटर कलर से इस पे पेंट किया जाता है, ताकि ये छप जाए, उसको ऑब्जर्व कर ले, मतलब परमानेंट टाइप का हो जाए। दीवारों के गीली सतह पर चित्र बनाए जाते हैं ताकि रंग दीवार की गहराई तक चला जाए, उसे ऑब्जर्व कर ले। और टेम्पेरा विधि क्या होता है, सूखे प्लास्टर पर चित्र किए जाते हैं, जिसके चित्र आपको आगे आने वाली चित्रकला में मिलेंगे। तो टेम्पेरा विधि क्या होता है, सूखा प्लास्टर पर चित्र बनाया जाता है, जबकि आपके भित्ति चित्र क्या होता है, गीली सतह पर रंग पानी वाटर कलर से प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अजंता की चित्रकला, बहुत फेमस है। अजंता की गुफाओं को हमने पढ़ा, वहाँ के आर्किटेक्चर कैसा क्या था, गुफाओं में क्या क्या था, वो सब चीजों को देखा। अब यहाँ पर जो चित्रकारी की गई उसके अंतर्गत वो क्या है, तो इन चट्टानों को काट कर चित्रकला को बनाया गया। इसमें कुल 29 गुफाएं सम्मिलित हैं, और गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 के भित्ति चित्र शुंग काल से संबंधित, जबकि अन्य गुफाओं के चित्र गुप्त काल से। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस नंबर पे जो है शुंग काल के संबंधित चित्र मिले हैं, वहां की चित्रकारी से पता चला है, और किस गुफाओं को गुप्त काल के चित्र उकेरे गए हैं। सर जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824 में अजंता के भित्ति चित्रों का पता लगाया, तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, फ्रेस्को टेम्पेरा विधि द्वारा अजंता की चित्रों, फ्रेस्को भी हमने देखा था कि अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे कैसे गीली मिट्टी पे उस तरह से चित्रों को बनाया जाता था। टेम्पेरा ये सूखे उस पर प्लास्टर पे चित्रों को बनाया जाता था। अजंता के भित्ति चित्र यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए जो महात्मा बुद्ध है उनकी, यहाँ पर देखिए किस तरह से वो जो आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको वज्रपाणी और महापाणी की बात जो की थी। वज्रपाणी जिसमें उनके हाथ में वज्र है, यहाँ पर महापाणी इसमें हाथ में फूल है इनके। अब तो धुंधला हो गया ये, तो इसमें इनकी कोमलता को दर्शाया गया है। ठीक है, बुद्ध और बोधिसत्व यहाँ पर मतलब बुद्ध के जो प्राचीन मतलब माफी चाहती हूँ, उनके जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जातक कथाओं को यहाँ पर बताया गया बुद्ध के। ठीक है, किन्नरों को यहाँ पर दर्शाया गया। तो ये कोई आज की प्रथा या कुछ नहीं है, ये प्राचीन समय पे भी इसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। पशु पक्षी हो गए, पुष्प हो गए, आदि चित्रों को अजंता की गुफाओं के अंतर्गत देखेंगे आपको दर्शाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अजंता के चित्र मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ ज्यादातर जो चित्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, हालांकि तीनों धर्मों से संबंधित है, लेकिन ज्यादातर जो चित्र मिले हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 1 जो इनकी है उससे प्राप्त पद्मपाणी, पद्मपाणी मतलब वही हाथ में फूल लिए हुए अभी बुद्ध का पिक्चर दिखाया था। वज्रपाणी और पद्मपाणी की माफी चाहती हूँ, मैंने उसको महापाणी बोला, वो वज्रपाणी और पद्मपाणी है। ठीक है, वज्रपाणी जिसमें एक हाथ में उनके हथियार है और उसमें शक्ति का रूप बताया गया बुद्ध को, जबकि ये महापाणी जो इनका ये जो है पद्मपाणी जिसको बोलते हैं, इसमें पुष्प के साथ इनको दर्शाया गया है। गुफा संख्या 16 से प्राप्त मरणासन राजकुमारी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लिया था, शायद आगे है इसमें, और इसमें मरणासन राजकुमारी का एक चित्र है। यहाँ पर एक्चुअली इसमें दिखाया गया कि कैसे एक राजकुमारी जो है देह त्याग चुकी हैं, और उनके विलाप में वहां पर पूरा वर्णन को दर्शाया गया राजकुमारी के मरने के उपरांत। तो इस तरह से बताया गया है। ठीक है, और इसमें गुफा संख्या 17 से महावीर निष्क्रमण को दर्शाया। यशोधरा द्वारा पुत्र राहुल का समर्पण लोकप्रिय चित्र है। उस समय के चित्रों में गैरिक लाल, पीला, नीला, हरा और सफेद रंग का मुख्यतः प्रयोग किया जाता था, वो हमने पिक्चर्स में देखा। ये मरणासन राजकुमारी जो है
मृत्यु के पश्चात उनके पूरे चित्र को यहाँ पर दर्शाया गया। सोचिए वहाँ के पिक्चर्स को कैसे बनाया गया है और आज भी उनके कुछ-कुछ साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं। और वैसे भी आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए और अपने दोस्तों से, अपने कलीग्स को, अपने पड़ोसियों को ये बताना चाहिए कि जब भी कभी ऐसे आप क्या कहते प्लेसेस पे ऐसे जाते हैं जहाँ पर ठीक है मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस पे ऐसे आप जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की फालतू चीज़ों को लिखकर उन्हें खराब ना करें क्योंकि वो हमारे इतिहास का साक्ष्य हैं। हम उन्हें मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या बताएँगे और हमारे पास क्या रहेगा? तो कम से कम इतनी खूबसूरत चीज़ों को सिर्फ़ आँखों में कैद किया करिए, वहाँ पर ये सब चीज़ें लिखने से, कोई प्रमाणित करने से आपका जो प्यार है वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा कहीं पर। तो मैं मोस्टली लोगों को देखती हूँ कि वहाँ पर ये दिल और एंड ऑल फालतू की चीज़ें बनाते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तो जो लोग आपके कनेक्शन में उनको भी बोला करिए कि इस चीज़ से उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता चलने वाला कि आपने यहाँ पर किस प्यार का इज़हार किया है, तो वो सब ना किया करें दीवारों पर। वो बड़ा खराब लगता है जब ऐसी जगह पे जाते हैं। वैसे भी कहीं नहीं करना चाहिए, बस विशेष तौर पे मैं बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर एलोरा गुफा की चित्रकला तो 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूट आए। ठीक है, इन्होंने एलोरा के चित्रों को बनवाना, एलोरा गुफा के अंदर चित्रों को बनवाना शुरू किया। इस चित्रकला में कैलाश मंदिर की गुफाओं को तक सीमित है, कैलाश मंदिर की 5 गुफाओं तक सीमित है ये। पहले चरण के चित्रों का जो चित्रण है गुफाओं की खुदाई के दौरान किया गया, जबकि दूसरे चरण में कई शताब्दियों के बाद चित्रों को बनाया गया। तो काफी एक बीच में गैप रहा था एलोरा गुफाओं में चित्रकला का, तो वो गैप उनके पिक्चर्स में दिखने को मिलता है। पहले जो है चित्र विष्णु का है जो अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर, इसमें जो विष्णु भगवान विष्णु है वो गरुड़ पर अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर विराजमान है। इसके बाद यहाँ देखते हैं गुजराती शैली में बने उत्तरकालीन चित्र साधु के जुलूस का चित्रण करते हैं। चित्र हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। तो गुजरात शैली अब उस वक्त में देखेंगे एलोरा गुफा में जब चित्रकारी हुई तो किसी एक शासक ने अचानक से आके तो बनवाया नहीं, उसमें कई सारी डायनेस्टीज उस वक्त होंगी, उन्होंने भी वहां पर अलग अलग चित्रों का निर्माण कराना शुरू किया। तो मिली जुली बात यह है कि यहाँ पर तीनों धर्म से संबंधित चित्र आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन पिक्चर्स को इसलिए लाती ताकि आप कनेक्ट कर सके चीजों को। अब बाघ की ओर चलते हैं। बाघ गुफा ठीक है, अधिक दृढ़ और अपेक्षाकृत अधिक सांसारिक और मानवीय है। तो बाघ की गुफा में देखेंगे बाकी चित्रों का तो चित्रण बनाया ही गया, लेकिन इसमें सांसारिक चीजों को बहुत दर्शाया गया, मानवीय तत्वों को यहाँ पर ज्यादा दर्शाया गया प्राकृतिक चित्रों के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसको कहाँ पर दर्शाया, ये भी एमपी के धार जिले में अवस्थित है। विंध्य की पहाड़ियों को काटकर जो है 9 गुफाओं में इसका निर्माण किया गया। यहाँ की गुफाओं में डिजाइन, सजावट, निष्पादन में अजंता गुफाओं से काफी निकट है, काफी नियर है ये। और इसकी जो गुफा संख्या 4 है वो बिल्कुल अजंता की भांति बौद्ध और जातक कथाओं का निरूपण करने वाली सुंदर भित्ति के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर भी देखिए शांत चित्रण को दर्शाया गया, पूरी तरह से भारतीय शैली पर आधारित है और इसमें इसको संयुक्त रूप से रंग महल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक रंगों का, प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया था। ये चित्रकला धर्म निरपेक्ष है, यहाँ पर किसी एक विशेष किसी धर्म जो है पर आधारित नहीं है, यहाँ पर धर्म निरपेक्ष चित्रों को बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट है ना, ये याद रखिएगा बाघ गुफा की चित्रकला में। अब बादामी की ओर आते हैं। ये गुफा स्थल कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है ध्यान रखिएगा। इसका उत्खनन का संरक्षण चालुक्य वंश के शासकों ने, राजा मंगलेश ने कराया था। ठीक है, गुफाओं के संरक्षित अभिलेख जो है वो आपको वैष्णव धर्म से संबंधित मिलते हैं, मतलब भगवान विष्णु से संबंधित ज्यादातर चित्रकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, भगवान विष्णु कृष्ण से। ठीक है, ये चित्रकारी दक्षिण भारत में अजंता से बादामी तक की भित्ति चित्र का दर्शाते हैं। यहाँ पर अजंता से बादामी तक की जो जितनी भी भित्ति चित्र है उनको यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे रावण छाया, लिपाक्षी, जोगी माता बादामी के ये पेंटिंग है, कुछ कुछ ब्लर है, थोड़ा बहुत जो भी उपलब्ध है इंटरनेट पे वो आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। अब सित्तन वासल की गुफा, ये भी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो अलग अलग एरियो में है, किन रंगों का प्रयोग किया गया, किस राजा के द्वारा देखिए संरक्षण प्रदान किया गया है, कैसे चित्रकारी की गई, किन किन धर्मों को यहाँ पर जोड़ा गया है, किसके आधार पर क्या स्टोरी क्या ली गई है, बेस क्या है, तो उनको पॉइंट बनाकर लिखते रहिएगा। सेम टू सेम नहीं, लेकिन 1-2 पॉइंट्स बनाकर लिखिए। जैन मंदिरों की चित्रकला के लिए ये गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है। तो जैन मंदिर की बात करती देखिए, यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण जैन के धर्म के मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या विशेषता होती थी कि दीवारों के साथ साथ खंभों और छतों पर भी यहाँ के जो प्लर होते थे ना, प्लर जो होते खंबे, उन पे भी आपको चित्रकारी देखने को मिलेगी, छतों पे भी चित्रकारी देखने को मिलती है। तो चहुमुखी ओर आपको यहाँ पर चित्रकारी देखने को मिलती है। इसमें सघन कमल युक्त सरोवर के दृश्य प्रमुख है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ना ये अब शायद धुंधला है, यहाँ पर कमल में आपको ऐसे दिखाया गया है, जो याचक है, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो शरणार्थी हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जो याचना कर रहे हैं, वो ऐसा दिखाया कि सरोवर से कैसे फूल को प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं उनके पूजा अर्चना के लिए। ठीक है, इसमें फूलों को भिक्षुओं द्वारा
एकत्रित करते हुए दिखाया गया है। कमल के फूलों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, देखिए ये हो गया आपका। फिर इसके बाद अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यूपीएससी 2013 ने क्या पूछा है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसीलिए मैंने कहा है ट्रिपल आर की जो प्लेलिस्ट है, एक ही लेक्चर आया है मेरा आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, ट्रिपल आर में सर्च करेंगे स्टडी IQ IAS हिंदी पे तो आपको दिख जाएगा वहां पर। तो मैंने कई सारे क्वेश्चन, मतलब 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें बताया है कि क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों पर विचार कीजिए। अजंता गुफाएं, लिपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थानों में से कौन से भित्ति चित्र के लिए भी जाना जाता है? ठीक है, अजंता की गुफा केवल एक और दो, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जिसने अभी का लेक्चर पढ़ा है वो तो बता देगा भाई, एक दो ऑप्शंस करेक्ट है। अब जिसने सांची के स्तूप के बारे में पढ़ा है ना, वो बता पाएगा सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अजंता गुफा लिपाक्षी मंदिर में तो भित्ति चित्र मिले हैं, मतलब भित्ति मतलब दीवार पे गीला करके पुट्टी करके उस पे जो है वाटर कलर से प्रयोग किया गया है रंगों से, ताकि वो मजबूत जड़ से अंदर तक ऑब्जर्व हो सके। जबकि सांची के स्तूप पे ऐसे कोई चित्रकारी भित्ति चित्रों के रूप में नहीं मिली है। तो सांची का स्तूप समझ पा रहे होंगे जिन्होंने पढ़ा है। भारतीय, ये भी 2013 में शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत तो गुफाओं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। और एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई। अब उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या खेल खेला गया है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं, ध्यान दीजिएगा, भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाओं की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि अभी हमने देखा भीमबेटका की गुफाएं प्राचीनतम गुफाएं हैं, तो पहला कथन तो सीधे ही गलत हो जाता है। ठीक है, बराबर की शैलकृत तो गुफाओं जो है वो सम्राट चंद्र को। अब देखिए यहाँ दो फैक्ट दिए गए, पहला फैक्ट यहाँ पर ये है, दूसरा फैक्ट यहाँ पर ये है। अब देखना ये है कि दोनों फैक्ट ठीक है या नहीं। तो बराबर की शैलकृत जो गुफाएं हैं वो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, ना कि चंद्रगुप्त के द्वारा। तो यहाँ से ये गलत हो गया। तो क्या बचा हुआ जो सेंटेंस है अगर वो सही भी है तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? नहीं, ये गलत है, पूरा सेंटेंस गलत है। आजीविकों के लिए तो बनवाई थी सम्राट अशोक ने, लेकिन जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाया था। ठीक है, अब एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। नहीं, एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए नहीं, पर्टिकुलर एक धर्म के लिए बनवाई गई थी, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माफी चाहती हूँ यहाँ पर, बिल्कुल एलोरा में ही जो है विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। उस जो है उसमें अजंता वगैरह में शायद एक धर्म के लिए थी, यहाँ पर विभिन्न धर्मों, जैन। ठीक है, यहाँ पर किन किन धर्मों की बात की गई थी चित्रों के द्वारा? जैन किया गया था, फिर इसके बाद बुद्ध की गई है, हिंदू जो धर्म है उनके भी चित्रों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर केवल तीसरा कथन ठीक है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। अजंता और महाबलीपुरम की अगर हम बात करें तो उसके ज्ञात के रूप में दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी, ठीक है, कौन सी बात और बातें समान है, यूपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो इनके कथन क्या है? दोनों एक ही समय में निर्मित हुए थे। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि दोनों एक ही समय में निर्मित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पहले वो भी पता होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित, तो दोनों को जो बनाया गया है वो एक ही धर्म से संबंधित बनाया गया है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है, सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें जो है अभी हमें ये देखना है कि इसमें क्या कहने का प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, तो अगर आपको ये सही से पता नहीं है तो गलत हो सकता है, जबकि एक समय पे निर्मित नहीं हुए, अलग अलग समय पे निर्मित हुए हैं। दोनों का ही एक धार्मिक संप्रदाय के संबंध ऐसा नहीं है, अलग अलग धर्मों से संबंधित महाबलीपुरम अजंता जो गुफा है और अजंता है उसमें अलग अलग धर्मों को दर्शाया गया है, धर्मों की चीजों को बताया गया, चाहे वो वहाँ की चित्रकारी हो, मूर्तिकला हो। और दोनों में शिलाकृत स्मारक है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दोनों शिलाओं को काटकर ही बनाए गए, तो शिलाकृत स्मारक है ये। तो तीसरा जो है ऑप्शन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें बिना फैक्ट्स के आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। अजंता गुफा बागोरा नदी की घाटी में अवस्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी, पांडुलेड़ा गुफा जो है देव मंदिर ये नर्मदा नदी पे, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी। इस प्रश्न का मैं उत्तर जरूर बता दूंगी,
लेकिन बाकी के आपको बताने होंगे कि कौन सा कहाँ पर अवस्थित है, क्योंकि मैंने ट्रिपल आर वाली क्लास में भी आपको समझाया है, अपने लेक्चर्स में भी मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने डिस्कस किया है किसी कारणवश, तो जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर है अजंता गुफा जो है वो तो वाघोरा नदी घाटी पर अवस्थित है, लेकिन ये जो तीनों यहाँ पर चीजें कही जा रही है ये यहाँ पर अवस्थित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइएगा कि सांची का स्तूप किस नदी घाटी पर है, पांडुलेड़ा किस नदी घाटी पर अवस्थित है, अमरावती स्तूप किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, मैं वेट करूंगी क्योंकि आप लोग बहुत से लोग आंसर नहीं करते, करना चाहिए आंसर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पर मेरी जो देखेंगे कि जो टेलीग्राम आईडी है शिल्पी वर्मा, मैं बार बार बता देती हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को फिर भी नहीं मिलता है। शिल्पी वर्मा 22 पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं आराम से, लेकिन पहले रिवीजन करिए। ऐसे ही अचानक से पूछने का कोई मतलब नहीं होता जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो जो भी अब तक पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन करिए, अपना ध्यान रखिए, निरंतर पढ़ते रहिए। 28 मई को जो पेपर दे रहे हैं उनको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहिए, बस रिवीजन पे अभी फोकस रखिए। जैसे जैसे भी बस हम लोग अब जो आर्ट एंड कल्चर की समाप्ति की ओर बढ़ने लगे हैं, और एंड में 3-4 लेक्चर्स में मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक आर्ट एंड कल्चर के आए हैं वो मैं आपको सब कुछ डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल इनको नोट करिए, नोट्स बनाइए, अपने तरीके से कुछ और क्रिएटिव करने का प्रयास करिए, अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन ना हो। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम चित्रकला के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट सीरीज है, बिल्कुल मिस ना करें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।